झल्ली चली गई रूही बानो। मुस्तनसर हुसैन तारड़ का कालम। किताब उम्र का एक बाब ख़त्म हुआ, शबाब ख़त्म हुआ, एक अजाब ख़त्म हुआ। रूही बानो के बाद भी सब अजाब ख़त्म हुए, सब आजमाइशें, सब इम्तहान, सब नारसाइयाँ, सब दुख दर्द ख़त्म हुए। किसी के बस में नहीं होता कि वो कहाँ किस माहौल में पैदा हो जाए। इसके बस में ये भी नहीं होता कि वो अपने माहौल से फ़रार हो जाए, अपना पस मंज़र पोशीदा करके मुहज़्ज़ब माशरे में शामिल हो जाए। रूही बानो बैक वक्त दो दुनियाओं में सांस लेती थी। एक वो दुनिया जहाँ अदब, फ़लसफ़े, नफ्सियात और फ़नून लतीफ़ा की बातें होती थीं, जहाँ अनवर सज्जाद, मुन्नू भाई, अशफाक अहमद और यावर हयात जैसे लोग थे। वो इन जैसी हो जाना चाहती थी, लेकिन जब वो वापस एक और दुनिया में जाती थी तो वो महज हवस और पैसे की दुनिया होती थी, जो इसे अपने रंग में रंगना चाहती थी, इसका भी मोल लगाना चाहती थी और वो मोल लगवाना ना चाहती थी। इन्हीं तजादात में से अजाबों ने जन्म लिया। इसने बहुत हाथ पांव मारे कि वो बंधनों में से निकल जाए। फिल्मी दुनिया की खाक छानी, फजूल किस्म की फिल्में इसके हिस्से में आईं। शादी का तजर्बा भी नाकाम हो गया और आखिरी अजाब वो नाज़िल हुआ जो खुदा किसी दुश्मन की माँ पर भी ना उतारे। इसका जवान बेटा अजीब से हालात में मर गया। अब तो वो कमली हो गई, दरबदर हुई, झल्ली हो गई, ना अपनी खबर, ना लिबास की परवाह और ना ये परवाह कि किसके साथ चल दी। हंसती और रोती तो वो पहले भी बहुत थी, यहाँ तक कि शुबा होता कि इसे कोई नफ्सियाती आर्जा लाहक है। लेकिन अब वो अपने बेटे के लिए इतना रोती थी कि हमसाए भी तंग आ गए। और आपको पता है कि जिन माँओं के जवान बच्चे मर जाते हैं तो वो कैसे रोती हैं। जब लोग इनके रोने धोने से उकता जाते हैं तो वो सबके सामने नहीं, छुप छुप कर रोती हैं, जैसे बिल्लियाँ रोती हैं। रूही भी छुप छुप कर बिल्लियों की मानिंद रोती थी। अपने ज़माने की सबसे बड़ी अदाकारा, सबसे खुश नज़र और खुश जमाल लड़की दिनों में बूढ़ी हो गई। बिखरे हुए सफ़ेद बाल, मैल से अटे हुए गलीज़ लिबास और चेहरे पर झुर्रियाँ। इस पर एक फ़कीरनी का गुमान होने लगा। लोग इस पर तरस खाकर कुछ मदद कर देते। वो रुल गई गलियों में। पुराने शनासा मुंह मोड़कर चले जाते और वो हंसने लगती। चुनाचा शुक्र है इसके अजाब ख़त्म हुए। वो पर्दा जो हायल था बका और फना का, इसके और बेटे के दरमियान वो उठ गया। अब झल्ली जाए और अपने बेटे के गले लग जाए, इसे लोरियां सुनाए, इसे चूमे, इसे प्यार करे कि अब वो इससे कभी जुदा ना होगी। 1968 का ज़माना था। पाकिस्तान टेलीविज़न का आगाज़ था जब मैंने इसके साथ पहला ड्रामा अशफाक अहमद का तहरीर करदा किया। कभी खान के साथ मैं एक नफ्सियात दान के रूप में आया, कभी और रूही बानो की नफ्सियाती उलझनों का मदावा करता था। पहली बार आमना सामना हुआ तो मेरा दिल कम से कम एक धड़कन मिस कर गया। वो कोई सोनी थी, बालरी सी थी और कोई रूप था इसका। बाद अज़ां ज़्यादा नहीं, चंद एक ड्रामों में हम आमने सामने हुए। उनमें एक ड्रामा अशफाक साहब का ही लिखा हुआ दास्ताने हबीब था। ये बचपन से लेकर बुढ़ापे तक एक शदीद इश्क की दास्तान थी और ये इश्क एक तरफा था किसी हद तक। रूही का नाम ड्रामे में क्या था मुझे याद नहीं, अलबत्ता हबीब मैं था। और जब कभी इन दोनों का आमना सामना होता था तो रूही अपने हबीब को देखकर गूंग रह जाती और सिर्फ रोती ही जाती। एक ऐसे ही मंजर में मेरे सामने आई और आंसू इसकी आंखों से बारिश की मानत गिरने लगे। वो रोती गई, मंजर ख़त्म हो गया, लेकिन रूही बानो ने रोना बंद न किया। मैंने इसे कंधों से झंझोड़ा, चुप कराने की कोशिश की कि रूही, सीन ओके हो गया है, कट की आवाज़ आ चुकी है। लेकिन नहीं, बड़ी मुश्किल से इसने अपने आप पर काबू पाया। रूही शायद अपने किरदार से निकलकर हकीकी ज़िंदगी में चली गई थी और वहाँ जो दुख सहती थी, जो जुल्म इस पर रवा रखे जाते थे और आसपास जो भेड़िए ताक में रहते थे, इनके डर से रोती थी। और आइंदा ज़मानों में इसने अपने बेटे की मौत का जो सदमा नहीं सहना था, वो उसके गम में रोती थी। जब मैं अदाकारी तक करके ड्रामा निगारी और कंपेनी की जानिब चला गया तो वो जहाँ मिलती हमेशा मेरा हाथ पकड़कर कहती, ये मेरा हीरो है, मुझे छोड़कर चला गया है। आज मेरे मोबाइल पर धड़ाधड़ रूही की तस्वीरें मुंतकिल होती गईं। ख़ास तौर पर एक ऐसी तस्वीर जो शेख मंजूर इलाही के घर में उतारी गई थी। एक दूसरे से रूठे हुए से बैठे हैं और हम दोनों अभी जवान थे। कुछ लोग जाने कहाँ से हम दोनों के ड्रामों की तस्वीरें तलाश करके मुझे भेजते गए और मैं हैरान हुआ कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और तब मेरी बेगम ने मेरी स्टडी में झांक कर कहा, रूही बानो भी मर गई है। और इसके साथ मीडिया की जानिब से फ़ोन आने लगे कि आपके क्या तासुरात हैं, मैं इन्हें क्या बताता। मैंने यही कहा कि अच्छा हुआ इसके अजाब ख़त्म हुए। गार्सिया मार्कस और गंथर ग्रास की मैजिकल रियलिज्म यानी जादुई हकीकत निगारी की तहरीरों से बहुत पहले ये रूही बानो थी जिसने अपने पागलपन में जादुई हकीकत निगारी की बुनियाद रखी। इसकी अदाकारी में जादूगरी के करिश्मे थे जिनमें हकीकत की परछाइयाँ मदगम होती थीं।
وہ اکثر ڈائلاگ بولتے ہوئے ایک وارفتگی میں چلی جاتی، بے خبر ہو جاتی، سیٹ سے لا تعلق سی ہو جاتی اور اسے واپس لانا پڑتا۔ ایک آدھ بار تو میں اپنے مکالمے بولنا بھول گیا، بس اسے دیکھتا رہا۔ عجیب جھلی جادوگرنی تھی۔ اس دنیا کے سٹیج پر اور بھی اداکارائیں آئیں گی، پر روحی بانو جیسی اور کوئی نہ آئے گی۔ زمانہ پھر نہ کوئی اس جیسی دیکھے گا کہ کون ہوگا جو اداکاری میں بے مثال ہو، حسن میں کمال ہو، اور پھر اداکاری اور حسن میں اپنے دکھ درد بھر دے اور اپنے پاگل پن کی آمیزش کر دے۔ اس جیسا اب کوئی نہیں آئے گا کہ وہ ایک غزال تھی جس کے بغیر صحرا اداس ہے۔ غزالاں تم تو واقف ہو کہ روحی بانو مر گئی ہے، جھلی چلی گئی ہے۔ غزالاں تم تو واقف ہو، کہو مجنوں کے مرنے کی، دیوانہ مر گیا آخر کو ویرانے پر کیا گزری۔